हेलो बच्चा लोग, तो हम लोग करने वाले शुरू सारा काश का चैप्टर 13। और ऐसे देखा जाए उत्तरार्ध का पार्ट बी का अपना चैप्टर 3। चलिए शुरू करते हैं, बट इससे पहले बाकी चैप्टर्स देख लीजिएगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आए। देखो बच्चों, इसमें अब क्या होता है, कोई रास्ता नहीं, समस्या का कोई हल नहीं। क्या समस्या? बेसिकली नौकरी नहीं मिल रही है। बस घूलो और घुटो, खंभों से सिर टिकाए रोते रहो और अपने को दिन रात घुन की तरह खाते रहो। घुन माने होता है तुम्हारा दिमाग, जैसे लकड़ी को खाता है ना, वैसे ही। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इन सबको एक ही झटके में समाप्त कर डाला जाए? मान लो मैं यो ही नाक की सिद्ध में चलता चला जाऊं, माने लाइक दिस स्ट्रेट जो हो रहा है, चलता चला जाओ, चलता चला जाओ। उफ, मेरे दिमाग में क्या क्या बातें आ रही है। कम से कम मुझे यो ही सोचने की चाहिए कि अब मेरे साथ किसी और का भविष्य बांध दिया गया। किसका? प्रभा का। अब मैं अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकता, कुछ ना कुछ तो होगा ही। आखिर ऐसी जल्दी निराश होने का क्या है? मैंने अपने आप को बोले निराश मत हो, लाइफ में कुछ तो कर ही लो। मन ही मन डर लग रहा था। इतनी देर से लौटने पर घर पर डांट पड़ी। देखिए इस बीच में वहां और क्या क्या हो गया। बेमन से लौटने लगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बिल्डिंग पीछे छूटने लगी, कोलाहल धीमा पड़ने लगी। माने नौकरी ढूंढने के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गया था, तो अब वो अपने घर के टूवर्ड जा रहे, इसलिए बिल्डिंग पीछे है। हुआ यो कि 2 दिन बाद मैंने डरते डरते भाभी से कहा, भाभी तुम्हारे पास सादी सी कोई धोती होगी? सादी सी माने सिंपल सी, वाइट सा नहीं, सादी सी माने सिंपल सा, क्योंकि प्रभा का धोती बहुत फटा हुआ था ना। धोती क्या करोगे? मैं जाने गया कि भाभी समझ गई, लेकिन अनजान मन का पूछे कि साड़ी का क्या करोगे? वो तो प्रभा को दे दूं, कोई देखे तो क्या कहे। देखने में भी तो शर्म लगती है। मैंने जबरदस्ती आवाज को साध कर मैंने स्ट्रिक्टली बोला, यार है तो प्लीज प्रभा को दे दो, गंदा साड़ी। भाभी की आंखों में कुटिलता और बात की ताड़ लेने की संतोष की मुस्कुराहट चमक आई। मैंने वो समझ गई कि किसका फेवर कर रहा है, तो उसको गुस्सा आ रहा है। मैंने उसकी मुस्कुराहट के जहर को देखकर अनदेखा किया। माने भाभी को का जहर भरी हंसी को अनदेखा किया। क्यों? यूजुअली विमेन को पसंद नहीं है, जैसे यहाँ पे भाभी का कैरेक्टर दिखाया है कि समर अपनी पत्नी को ज्यादा प्रेफर करे, उसके बारे में सोचे तो औरतों को जलन होने लगे। वह बोली, मेरे पास तो कसम से लाला जी एक भी नहीं है। क्या नहीं है? साड़ी। विश्वास ना हो तो चल के मेरा संदूक माने बक्सा देख लो। वे दोनों हाथों में बच्ची झूलती रही। अम्मा के पास तो होगी एक आध, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे थे? माने माँ के पास जाऊं। अम्मा के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इसलिए तो भाभी के पास आया। अब जरा सा साहस बांधा, अपने को समझाए कि इसमें डरने की ऐसी क्या बात है। मैं बोलने लगा इस बात को जान तो वह गई है, माने हमारा बात होने लगे, सब जानने लग गए। इधर उधर चक्कर काट कर अम्मा के पास पहुंचा। क्यों इसको डर लग रहा है? पूछा, अम्मा तुम्हारे पास एक आध धोती तो नहीं है? माने धोती होगी पड़ी हुई। उनकी ओर सीधे देखने का साहस नहीं पड़ा, माने माँ से डर है। कैसी? प्रश्न के बाद ही पूछा, तूने अभी तो एक पतलून बनवाई है, माने साड़ी की पैंट बनवाई है। मुझे नहीं अम्मा, मैं प्रभा के लिए पूछ रहा हूँ, उसकी धोती एकदम फट गई है, उधर देखा देखा तक नहीं जाता। मैंने इतना फट गया कि मैं अपनी प्रभा की ओर देख भी नहीं पा रहा। ओ, तो यो क्यों नहीं कहता कि बहू के लिए चाहिए? घुमा फिरा के क्यों आ रहे? प्रभा का नाम सुनते ही अम्मा का चेहरा बुझ गया। माँ को भी जलन हो रहा है अपनी बहू से। बुरा सा मुंह बनाकर तालियों का गुच्छा तकिए के नीचे से निकाला। तालियों का गुच्छा मैंने की शादी का गुच्छा निकाला और उसे मेरे सामने फेंक कर बोली, ले तेरे सामने घर पड़ा है, दिखे तो निकाल ले। मुझे नहीं दिखाई देता। धोती होती तो मैं अपने आप नहीं देती। अब के महीने पर रुपए बचे तो मंगा दूंगी। वैसे एक आध तो पास भी होगी ही, मैंने उसके पास भी एक आध साड़ी होगी। मैं चुप हो गया। क्या जवाब देता? चलते चलते मरियल से स्वर में कहा, उसकी शादी की एक आध बची हो तो दे दो। मैंने जो वो शादी में साड़ी लाई है वही आपके पास बची है तो दे दो, कोई देखे तो क्या कहे। इस बार अम्मा एकदम भड़क गई। शादी का रखा है पत्थर, क्योंकि इन लोगों को मिला नहीं ना कुछ। तू क्या कहे चला गया था? कौन सा खजाना है शादी में? और कितने जन्म हो गए शादी की, तो उसकी बात याद दिला रहे क्या रे? तब की सब चीजें अभी तक याद रखी है क्या? मुन्नी को नहीं दिया कुछ जाते वक्त? मैंने थोड़ा दहेज में जो आया वो किसको दे दिया? मुन्नी को। या गई थी तब इसे कुछ दिया? मैंने जब पियर गई थी तब दिया। लगता था अम्मा का क्रोध अपने आप बढ़ता जा रहा है। बस जोर जोर बोल रही है, तू अच्छी अपनी बहू से बोलने लगा। अब तो जरा जरा सी बात पर छाती पर पड़कर आएगा। मतलब जब तक लड़का बात नहीं कर रहे तब वो लोग दिखा रही अफसोस, बट अंदर से खुश थी सास और भाभी। बट जब वो देखा कि वाइफ से पटने लग गया, बात करने लग गई, तो वहीं पर सास और भाभी का जलन प्रकट हो रहा है। इसलिए बोलते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और ये आंसर आता है, मैंने इससे रिलेटेड चीजें तो पढ़ के जाना बच्चा, और वो स्टडी मटेरियल में पूरा है। तू ही तो एक अनोखा बहू वाला है, दूसरी बहू है ही नहीं। क्यों नहीं कहता कि सिखा पढ़ा के भेजा है? रे मैं उसकी नस नस जानू, बस सीधी नहीं है, बड़ी घुटी रकम है। जब बेटा अपनी बहू वाइफ के लिए कुछ स्टैंड लेता है, तो माँ को, माने लड़के की माँ को, भाभी को क्या लगता है कि जो लड़की है वही सिखाकर भेज रही है।
इतने दिनों स्कूल में और किया ही क्या है, माने जो लड़की स्कूल में पढ़ने गई है वो क्या की है, सभी तो सीखी है, यही अपना पराया सीखा है। अम्मा का भाषण निर्बाध चलता रहा, माने एकदम बिना रुके चलता रहा, नॉन स्टॉप। तभी बाबूजी ने आकर डांटते हुए कहा, क्या बात है, क्यों हल्ला मचा रहे हो, कभी यह भी सोच लिया करो बाहर कोई आया गया या मिलने वाला बैठा हो, सुने तो क्या कहेगा, एक पल भी इस घर में शांति नहीं रहती, हमेशा वही। माने बाबूजी भी बोल रहे कि हमेशा कलेश ही रहता है। अम्मा ने उनकी बातें सुने बिना उतने ही जोर से कहा, तुम्हारा लाडला बहू की तरफदारी कर रहा है, शादी का हिसाब मांग रहा है, कहता है शादी में जो कपड़ा है ये दे दो, बहू को इन कपड़ों में शर्म आती है, पूछो इसे शादी में कौन सा कमखाब के थान आए थे, मैंने बड़ा बड़ा रिच मटेरियल का थान माने कपड़ा का मटेरियल आया है। बाबूजी ने जलती आंखों में देखा गुस्से में, और हिकारत से झिड़का बोला, माने माँ पिता को क्या कर दी तो चुगली, कमाने दमाने की कौड़ी ने और बहू की तरफदारी करेगा, शर्म नहीं आती, तू ऐसी बेहयाई, पर दूसरा भी तो भाई है, सो बेचारा मरा जा रहा है, माने इसका बड़ा भाई धीरज, यहाँ पढ़ा दिया लिखा दिया, दुनिया भर का फैशन भी कर दो, यह तो नहीं कि कम से कम अपना खर्च अलग कर ले, कुछ तो बोझा कम हो, माने खुद का खर्चा खुद निकाल। आदमी कभी अपने को आप कुछ सोच ले, और बिना बात पूरी किए हुए वापस चले गए बैठक में, आधा गुस्सा किए। बाबूजी के नाराज होकर यह संतोष मानकर कि जो कुछ वह कहना चाहती थी वह काफी जोरदार तरीके से कहा जा चुका है, मैंने माँ को संतोष हो गया। अम्मा चुप हो गई, पिटा हुआ सा मुंह लिए मैं चुपचाप आ गया, माने जैसे मुझे किसी ने मारा। अपनी कोठरी माने रूम में आ गया, मैं अम्मा के पास गया ही क्यों, भाभी जरूर पहले से जानती होगी, इन्हें भी किस दिन समझूंगा, माने इनको भी बताऊंगा किसी दिन, खुद तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं, इधर उधर भिड़ाती है, जो लोग डायरेक्टली नहीं बोलते वो लोग क्या करते, अपने माँ बाप के थ्रू भड़का के बुलवाते। तभी ना जाने कैसे समय निकाल कर प्रभा आ गई, माने प्रभा किचन का काम से थोड़ा टाइम लेकर आई, आती ही बोली, वहां जाकर यह सब कांड करने का तुमने किससे कहा, मुझे धोती साड़ी की जरूरत नहीं है, मेरे पास संदूक भरा रखा है, इसलिए नहीं पहनती कि अच्छी कीमती साड़ियों को यहाँ घर के कामों में क्यों खराब करूं, क्या जरूरत थी सुबह सुबह झगड़ा करने की, तुम कुछ करने लगे तो सब कुछ पहनूंगी, माने तुम कमाने लगे तो। कड़े से कड़ा जाड़ा जब इन कपड़ों में निकाल दिया, मैंने इतना गंदा कोल्ड, इतना गंदा विंटर्स निकाल दिया, अब क्या मरी जा रही हूँ, तुमसे नहीं देखा जाता तो लो अभी निकाल कर पहनती हूँ, मैंने तो कहीं जाने के लिए रखा, लेकिन देवता मैं हाथ जोड़ती हूँ, अपने पति को ही बोल रहे, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, वहां जाकर सब झमेला मत करो, तुम्हें तो कहे सुनकर अलग हो जाओगे, मैंने पति तो बोलकर निकल जाएगा, बट सुनना किसको पड़ेगा, उसकी पत्नी को, मेरे जाने का लोग बाद में नोच खाएंगे, मैंने मुझे नोचे। मैंने परेशानी के स्वर में अधीरता से कहा, धीरता मैंने बेचैनी से, अच्छा प्रभा इस वक्त चली जाओ, मैं कुछ कह दूंगा तुम नाराज हो जाओगी, प्रभा का गला भराया, मैंने रोने लगी, मैं कभी नाराज हुई हूं आज तक, तभी किसी ने नीचे से जैसे सारा दम लगाकर आवाज लग गई, अब कहाँ गायब हो गई बहू, दाल उफन उफर कर चूल्हे में जा रही है, मैंने उफा जो बॉयल है वो नीचे पानी गिर रहा है, इसे उतार कर ही खसम से बतियाने जाती, खसम माने पति। प्रभा केले के पत्ती की तरह थर्रा गई, जैसे पत्ता एकदम कांपता है वैसे, और नीचे भागी, मैं बैठा बैठा भून रहा हूं, मैंने गुस्सा आ रहा है, कमाओ कमाओ, कुआं खोदो, भाड़ जोको, लेकिन कमा कमा कर लाओ, काश मुझे कहीं कोई गड़ा हुआ खजाना मिलता, मैंने फंसा हुआ तो इन सबकी नाक तक रुपया लेकर ठूसता और बोलता, लो छपाओ पैसा। और बचपन की भूली हुई कल्पना फिर से उठने लगी, जैसे चलते चलते कहीं अचानक मेरे पाँव टकराया, ईट पत्थर समझकर मैं पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में अचानक याद आ जाने पर लौट कर देखता हूँ कि जमीन से बाहर निकला किसी ढक्कन का सिर है। गाइस अगर क्लास 10 याद है तो ये बड़े घर की सॉरी नॉट बड़े घर की बेटी, वो जो चैप्टर है अपना क्लास 10 का एक उससे रिलेटेड है, कि यहाँ पर वो जो हाँ ये महायज्ञ का पुरस्कार ही, कि ऊपर में एक निकला हुआ रहता है हैंडल, उसको निकाला जाता है, अंदर खजाना है, सेम स्टोरी है और कुछ नहीं, और ये इसका इमेजिनेशन है। जरा सा पाओ से मिट्टी इधर उधर हटाता और पाता हूँ कि अरे यह तो पीतल से भारी देग का ढकना है, माने कोई पीतल का ढकना है, जिनमें गिन्निया माने सोने की, सोने चांदी की गहने, सिक्का, गिन्नी माने सोने का सिक्का भरे पड़े, अपनी वह तस्वीर भी मेरे सामने आती है, जब इधर उधर देखता हुआ मैं उसे निकालने में जूझ रहा हूँ, या छिपकर बैठा हूँ कि बेचैनी से रात का इंतजार करो कि रात को निकालूंगा जब कोई नहीं देखे, साथ ही अपनी इस कल्पना की असंभावना पर हंस रहा हूँ कि मैं क्या थॉट कर रहा हूँ, हंसी आ रही है। पहली बात तो सड़क बनाने वालों ने जमीन की जाने कितना गहरा पहले ही खोद लिया, माने जिन्होंने सड़क बनाई उन्होंने पहले अंदर घुस घुस के देखा है, और अगर यह भी माने कि जमीन में गड़ा हुआ धन स्थिर नहीं रहता, मैंने इधर उधर डुलता है, तो चलते चलते पुलिस वाले या बाहर वाले छोड़ेंगे क्या उस रुपए को, सारा तो वो ही लेंगे। फिर अपनी इस बेवकूफी पर झुंझलाकर आती बैठा बैठा यू बेकार ही बातें सोच रहा था, इसको गुस्सा आ गया अपने बातों पर, और फिर सोच रहे सवाल तो है कि इस समय आखिर क्या करूं, मान लो इक मारकर बिना रिजल्ट, झक मार के बिना रिजल्ट की राह देके कहीं नौकरी करने जाओ तो कहाँ जाऊं, खैर जो भी हो जैसा भी हो, आज किस्मत आजमानी है, माने मुझे आज किस्मत देखना है।
स्टार्टिंग में था ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आ रही है स्टोरी, वहीं जा रही है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तक जाता, या चलेगा नहीं। कागजों में दबे मैट्रिक के सर्टिफिकेट की गोल गोल करके मैंने जेब में रखा, मैंने ऐसे फोल्ड करके जेब में, दबे पाँव बाहर गया। हस्ब मामूल अम्मा किसी, माने गुस्से में अम्मा किसी काम को लेकर प्रभा के ऊपर बड़बड़ा रही है, और कुछ काम तो है नहीं, पूजा करना और बड़बड़ाना। अपनी माँ के लिए बोल रहे कि माँ को क्या काम है, सिर्फ पूजा करते और बड़बड़ा। और मुझे निकलते देखा, पीछे से बोली, अब फिर निकल दिए। खाना तो खा जाते, कब तक रखा रहेगा, कल से भगोना दाल फीकी है। भगोना भर माने पूरा टोपिया भर के दाल फेंकी। रोज रोटियां भंगिन को देनी पड़ती है, मैंने नौकरानी। या घर है या भटियार खाना, माने कोई फैक्ट्री। हर वक्त बस एक ही बात, कोई एक पल को शांति से नहीं बैठ पाता, खुद तो कोई यहाँ सोचता नहीं, और अगर कोई कुछ कहे तो लड़ाई करो। प्रभा के लिए धोती मांग ली तो ऐसा क्या बुरा कह दिया, अभी आकर प्रभा मुझे डांट बताई है, मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन बाबूजी के शब्द बाले की तरह दिल को चीरते गए, मैंने बाबूजी ने कहा पूरा तीर लगा। एक ये अम्मा है, रोटियां भंगिन को देनी पड़ती है, किसी को चैन से खाने दो तभी खाएगा ना। उस दिन किरण ने अपनी सास के प्रति अवज्ञा माने निंदा बुराई दिखाई थी, तो मुझे बुरा लगा। वो मूवी हॉल के बाहर बोली थी ना, सास ऐसी वैसी, उसका आज लगा उसने बिल्कुल ठीक है। जब ये ही ऐसे दुर्भांति करते तो अपने आप मन में मैल आएगा। माने ये लोग ही अपनी बहुओं के सामने से दो मुहा चीज करती है, डबल फेस करती है, तो मन में मैल बहुओं के आएगा ही। अम्मा के पास साड़ी धोती सब होंगी, लेकिन नहीं, वे उनकी अपनी प्यारी बहू को देंगी। उनका पति कमाता है, माने बड़ी बहू। तभी सारे दिन बच्ची के लिए घूमना घूमना और राज करना। घर भर को एक नौकरानी मिल गई है। कौन नौकरानी मिल गई, इनकी वाइफ। सो जानवरों की तरह काम लिए चलो, ना उसके खाने की बात सोचो ना पीने की, जब मन में आए डांट फटकार लो। बेचारी निकम्मे पति की पत्नी क्यों है, माने इसकी पत्नी को इतना सुनना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसका पति निकम्मा है, इसको लग। सड़क पर तो आ गया, लेकिन खड़ा सोचता रहा, यदि सॉरी याद ही नहीं आया कि निकला कहाँ जाने के लिए था। हाँ, इतना ध्यान था जहां जा रहा हूं वहां कोई देख ना ले। बड़ी देर माथे की उंगली से ठोक ठोक कर याद आया, मैंने ऐसे क्या करूं क्या करूं। यह क्या हो गया एम्प्लॉयमेंट, यह क्या हो गया मेरे दिमाग को। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ऊंची बिल्डिंग से दूर 2000 आदमियों की भीड़ और मेले जैसा कोलाहल, मैंने आवाज सुनाई। मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ऑलरेडी बहुत, बिल्डिंग की सारी गैलरिया और दरवाजे भरे हुए थे, माने सब कुछ, बाहर का आंगन सब। आसपास का सारा कंपाउंड आदमियों से ठूसा था। लोग मेहंदी, लॉन, कयारियां सब पर चढ़े थे, जो बॉर्डर्स बॉर्डर्स होते हैं सब पे। बाहर की बाउंड्री वाली दीवार पर पंचों के बल दोहरी लाइन लगाए थे, एक दूसरे के कंधों का सहारा लिए भीतर झांकने की कोशिश कर रहे थे। सबकी निगाहें इमारत की तरफ थी। देखते ही अंदाज होता था कि या तो यहाँ कोई बड़ा नेता आया होगा या किसी विषय पर भाषण कोई दे रहा होगा कि देश की हालत किस तरह दिन दिन सुधरती चली जा रही है। मैंने फेक कमिटमेंट्स और फेक रिजल्ट्स बताया जा, कहाँ कितने बांध बने हैं, माने जो डैम से सब है, कितनी नई फैक्ट्रिया चालू है, भारत का स्थान विश्व माने वर्ल्ड में कितना महत्वपूर्ण है। फिर सोचा कहीं यहाँ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, आग लग गई या किसी का खून हो गया। लेकिन चौराहे वाले सिपाही माने ट्रैफिक पुलिसमैन शांत और निर्विघ्न भाव से ट्रैफिक को उसे हाथ से रोक रहा था, माने कुछ गलत इंसिडेंट नहीं हुए, नहीं तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं हो। भीड़ में गहरे ना जा सकने के कारण साइकिल वाले लोग साइकिलों से टिके सड़क पर खड़े खड़े ही भीतर का समाचार जानने का कोशिश करें। भीड़ के किनारे जाकर खड़ा ही हुआ था कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा। कहिए स्वयं सेवक जी, माने वॉलेंटियर जिसको बोलते हैं कि कहिए आप क्यों आए। चौंककर पीछे मुड़ा, तभी सुना माफ कीजिए मुझसे गलती हो गई। माने वो इंसान गलती से समर को बोला कहिए। बनियान झलकाता महीन मलमल का कुर्ता, माने एकदम मलमल का कुर्ता, अंदर गंजी दिख रही। पजामा और रुके बालों के पीछे की ओर काढ़े गोरे गोरे का एक सज्जन, माने पजामा पजामा पहना और गोरे रंग का एक सज्जन पुरुष, माने सज्जन अच्छा आदमी खड़ा है। उस अपने पतले चेहरे पर क्षमा की एक मुस्कुराहट लेकर बोला, मैंने आपको देखकर कोई और समझा, मैंने भूल से। मैं भी मुस्कुरा पड़ा, कोई बात नहीं। फिर पूछा, आपको पता है यह आज यहाँ क्या हो रहा है। ना मालूम क्यों उस व्यक्ति का चेहरा मुझे कुछ आकर्षक लगा, मैंने अट्रैक्ट। आज यहाँ शायद मजदूरों और क्लर्कों की भर्ती है। इस बार पास खड़ी ट्रेन का काला सा नोटिस बोर्ड ध्यान से देखते हुए उन्होंने बताया। नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ था कि यहाँ पे नौकरी मिल रही है, तो उसको पढ़। मैं भी झुककर देखने लगा। ऊपर से नीचे तक सैकड़ों नौकरियों के नाम लिखे थे। प्राइस सभी के आगे क्रॉस है, माने अभी खत्म पोजीशन। बढ़ाई के आगे लिखा था 10 बढ़ाई चाहिए, माने जो काम करेगा। मजदूर के आगे 50 मजदूर, क्लर्कों के आगे 3 क्लर्क। अथा आश्चर्य से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। 63 आदमियों की जरूरत है, 3000 आदमी सोचो आ गए, 3000 लोग। दिल जैसे चमक गया और थोड़ी देर तमाशा देख दाकर मैं सिर लटकाए घर लौट आया। नहीं, इस अथाह भीड़ में मेरे लिए कोई जगह नहीं। माने
दिवाकर ठीक कहता, अच्छी डिग्री जब तक ना हो तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ मैं क्या करूंगा, इन हजारों लोगों में इस एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का कोई भांजा होगा, भतीजा, पहले उनके नाम जाएंगे, होता है ना सोर्स। थोड़ी दूर साथ साथ लौटते हुए कड़वाहट से उन साहब से कहा, दिन रात गला फाड़कर चीखने वाला इन नेताओं का शर्म नहीं आती? अपने वन मानुषों जैसा मुंह लिए, माने जानवर जैसा मुंह लिए, गंभीर बना बनाकर, माने सीरियस बना बनाकर बोलते हैं अब हम स्वतंत्र है, माने आजाद है, पॉलिटिशियन लोग बोलते हैं। देश के नव निर्माण माने नया निर्माण के लिए हमें अच्छे से अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, मशीन चलाने वाले वैज्ञानिक माने साइंटिस्ट चाहिए। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। समर और वो जो था, जो और एक जन था, वो तुम्हें अपने बंगलों कोठियों की क्यारी हरी भरी रखने के लिए, माने गार्डन हरा भरा रखने के लिए माली चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर, माने इस देश में तुम्हें अपने लिए नौकर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यह चाहिए वह चाहिए, चाहिए तुम्हें पत्थर, पत्थर माने कुछ नहीं। उनका गुस्सा मुझे अपना घाव सहलाना लगा, माने जो गुस्सा आ रहा था उस सामने वाले इंसान को लग रहा है कि घाव सहला। ठीक ही तो है, जिनकी इच्छा आगे पढ़ने की, कुछ बनने की है, उनके पास ना साधन है ना सुविधा, और तुम्हें जादू के जोर से बने डुबे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, टेक्नीशियन सबों की जरूरत है। माने तुम लोग कोई जॉब अवेलेबल तो कर नहीं रहे और बोलते हो जरूरत सबकी। संसार में महान और अकेला बनने में कैसे कैसे मधुर सपने मैंने देखे, मैंने संसार में बड़ा बनने के लिए मैंने बहुत कुछ देखा है। ये चीज आप लोग स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में भी देखियो। मैं लौटते हुए सोचने लगा, रात भर अपनी नींद और खून में से अब मैंने उन सपनों को सींचा है, मैंने पाला है। मैं यह बनूंगा वह बनूंगा, दयानंद से लेकर शिवाजी, रविंद्रनाथ, गांधी और जवाहरलाल नेहरू तक कौन सा मेरा आदर्श नहीं रहे हैं। मैंने किनके बारे में मैंने नहीं सोचा, किन किन के अनुसार अपने जीवन को ढालने की मैंने कोशिश नहीं की, मैंने उनकी तरह लाइफ को ढालने की कोशिश। किन किन की जीवन कथाएं, माने ऑटोबायोग्राफी, लाइफ के बारे में मैंने रोमांच और ज्वर नहीं उठा, मैंने फीवरिश के यही करना है। बाधाओं की रबड़ की गुब्बारों की तरह इधर उधर फेंक देने की कैसे कैसे जोश मेरे भीतर आए। मैंने यही सोचा कि लाइफ में मैंने कितना कुछ सोचा था करने का, और शादी होने तक किस तरह उन सपनों का पालता था, मैंने कर भी रहा था। प्रभा से ना बोलकर मैं अपने को कितना प्रसन्न अनुभव करता था, जैसे मेरे मार का कांटा हट गया। और प्रारब्ध ने महान बनने का रास्ता खुद ही मेरे, प्रारब्ध माने किस्मत, किस्मत ने खुद ही दे दिया मुझे महान बनने। अब बस महान बन जाने से देर कितनी रह गई। कितनी बेवकूफी और मूर्खता की बातें थी, कितनी काल्पनिक थी, और मैं था कि अपनी वास्तविकता को भूलकर उन्हें सच समझा। माने जो सोच रहे कि पत्नी से नहीं बोलूंगा, ये बनूंगा वो बनूंगा, इसको लग रहा है कि मैं कितना इमेजिनेटिव दुनिया में रहता था। और उसमें भी बड़े मजाक की बात यह है, उन्होंने सिगरेट वाले हाथ को झटक कर कहा था, सफलता प्राप्त करने और महान बनने के नुस्खे स्कूले और कॉलेज में हम लोगों के कच्चे दिमागों में इस तरह भर दिए जाते हैं, मानो उस तरह का पाठ पढ़ने के बाद लड़का पहला यह काम करे कि जाकर जवाहरलाल नेहरू बन जाए, फिर बाद में नहाए। ना मोटिवेशन स्कूल में हमारे अंदर जगा दिया जाए। 50 और 100 रुपए लेकर मास्टरी करने वाला गोबर गणेश को यह नहीं सोचता कि यही पाठ वह भी पढ़ा था, और महान बनते बनते स्कूल के हेडमास्टर को लथाड़ खाने आ मरा। दिस इज दी वर्स्ट लाइन, नॉट एज अ टीचर, बट जो टीचर का रेस्पेक्ट नहीं कर सकता तो वो अपने लाइफ में ऑब्वियसली कुछ नहीं किया है। टीचर का रेस्पेक्ट इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो टीचर है, इसलिए करना है क्योंकि आप एक अच्छे हैं। चलिए, ये लोग भूल जाते हैं कि बड़े आदमियों के बेटे हैं, उन्हें खाने रहने की चिंता नहीं, अपने आप बड़े आदमी बनते, और फिर उनकी मुड़ने की जगह आ गई। माफ कीजिए, अगर कोई गलत कह दिया तो कहकर चले दिए, माने समर और वो इंसान अलग अलग मोड़ पर चला। उनकी बातों पर आश्चर्य करने के साथ साथ मुझे यह भी लग रहा था कि कहीं देखा है इन्हें, याद नहीं आ रहा। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने ऊपर से जवाब दिया। उनकी बात की सच्चाई दिल को चीर गई। नहीं नहीं, मेरे लिए कोई भविष्य नहीं है, कोई जगह नहीं है। और गुस्से में आकर जेब से मैंने कई तय किए गए मैट्रिक के सर्टिफिकेट को और मरोड़ा, अपना 10 पास का। जाने कब से व्यर्थ ही भटकता रहा, और बात निरंतर दिमाग में टकराती रही कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, अपने लिए नहीं तो प्रभा के लिए, मैंने अपनी बीवी के लिए। लेकिन घंटों पर पड़ती चोट की तरह यह बात गिनगिनाती रही कि कुछ नहीं है और कोई अपना नहीं है। इसको यही सैड फीलिंग है, कोई भी लाइफ में अपना नहीं। दोपहर बाद जब घर पहुंचा तो डाकिये से लेकर अमर घर के भीतर जा रहा था। पूछा, किसकी चिट्ठी है अमर? अमर इस तरह चौंका जैसे सिटपिटा गया, मैंने एकदम शॉक। हकला कर बोला, छोटी भाभी की, माने इसकी वाइफ की चिट्ठी है, लाओ मुझे दो। हाथ बढ़ाकर पत्र मैंने उसके हाथ से ले लिया। मुहर देखी, प्रभा के घर की नहीं थी, साफ नहीं थी, साफ नहीं आई थी। गौर से देखने में जोधपुरी की लगती है, माने जोधपुर प्लेस। आश्चर्य हुआ, जोधपुर से पत्र किसने डाला, लेकिन खोलने की इच्छा जरा भी मन में जरा भी नहीं हुई। जानता हूं मेरी जानकारी में प्रभा के ना जाने कितने पत्र खोले गए हैं। मैंने यूजुअली पहले के जमाने में लेटर्स आता था तो पहले ससुराल वाले पढ़ते थे, उसके बाद बाकी लोग, बाकी माने जिसके
अमर के रुख से भी जान गया कि यह पत्र आज रात को भली प्रकार सेंसर करके, सेंसर माने एकदम सीक्रेट करके, यदि आवश्यकता समझी जाती तो कल दिया जाता। किसको? जिसका लेटर। पत्र लेकर मैं भीतर आया। प्रभा एक कोने में बैठी बैठी आटा छान रही थी। मैं इस बात को देखते देखते उब चुका हूं कि जब देखो वह रसोई में रहती है और रसोई का ही काम करती है। आखिर कितना काम है चौके में कि मैंने खत्म ही नहीं होता। इस समय तो ऐसा मन हुआ कि दोनों बाह पकड़ के उसे उठाओ और कहूं चलो बहुत हुआ, बाकी काम कोई और कर लेगा। लेकिन वह कोई और कहाँ, कौन होगा? कपड़ाते होठों और सूखे गलों से धीरे जाकर बोले, तुम्हारा पत्र है प्रभा। कहाँ से? मैं एकदम हुलस पड़ी। मैंने कहाँ से आया? मेरे हाथ में खत लेकर कोना पकड़े हुए भी पता पढ़ा, और मैंने ऐसे करके पता पकड़ा क्योंकि उसका आटा का हाथ था। और उमड़ का बोली, जोधपुर से आया तो रमा का होगा, बहुत दिन से आया है, मैंने भी उसे लिख रखा है। लिफाफा नहीं था कि डालती, माने एनवेलप नहीं था कि पोस्ट करती। फिर सहसा मेरे चेहरे को देखा तो बात अधूरी छोड़ दी। तबियत तो ठीक है ना? मैंने पहले लेटर का एक्साइटमेंट था, फिर देखा पति बहुत सैड है तो उससे पूछी, तुम ठीक हो ना? क्यों? मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं चलते चलते बोला, पहले इसे पढ़ लो, आटा पीछे छान लेना। पत्र मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली, ये सुनो, इसे जरा हमारे संदूक में रख दो, माने डिब्बे में, रात को पढ़ूंगी। लो, यह ताली है, ताली माने चाबी। पल्ले से बांधी कमर में घुसी ताली को खींचती ये वह बोली, अभी तो सारा काम करना है, खाना तो अभी तक बना ही नहीं है। तभी उसे याद आ गया, इस तरह बोली, और क्या आज जनाब से खाना क्यों नहीं खाया? हम अभी तक भूखे बैठे, मैंने दिन में खाना क्यों नहीं खाए? मैंने बहुत ही अधिक नरम स्वर में बोले, भूख नहीं थी प्रभा, खा लिया था, बड़ा खा लिया था। उसने विद्रूप से दोहराया, गुस्से से, जैसे तुमने खा लिया था मैं खूब जानती हूँ। कम से कम यह तो सोच लेना चाहिए कि जरा जर से गुस्से के मारी हम तो खा नहीं रहे, लेकिन दूसरा आदमी भी नहीं खा रहा। माने तुम खुद नहीं खा, तुम्हारी पत्नी नहीं खाती है, ये तो सोचो। तो तुमने सचमुच अभी तक नहीं खाया? मैंने एकदम पूछा। लगा असफलता की सारी थकान और मन की सारी भूजन अपने आप पिघल गई, आंखों में नमी घुल गई, माने आंखों में रोना। आपको क्या? आपको तो जब घूमने से फुर्सत मिले तो पूछ लीजिए। माने आप तो घूमने चले जाते हो, आपको घूमने से फुर्सत मिलेगा तो मुझसे पूछना। वह नाराज होकर आटा छाने लगी, मन पुलकने लगा। मैंने इसको ये नोटी सा नाराजगी अच्छा लग रहा। हजारों प्रश्न मन में घुमड़ रहे थे। जब मैं तुमसे नहीं बोलता था तब भी इस तरह भूखी रहती थी क्या? गला साफ करके इतना ही खा, लाओ अब दे दो। सुबह अपने कहे हुए शब्दों पर मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने जो प्रभा को। अब बासी खाओगे? वह जल्दी मचाती हुई सी बोली, अभी आधा घंटा दो, ताजा बनाता हूँ। और देखो मेरे संदूक में ज्यादा उलट पुलट मत करना, मेरा सामान ज्यादा चेक मत कर। मैं ऊपर आ गया, कोठरी में उसका संदूक एक और रखा, खोला और लापरवाही से पत्र डाल दिया। फिर उसकी बात का ध्यान हुआ और मन में रोकते हुए इच्छा जोर मारने लगी कि देखो तो सही संदूक में रखा क्या है। देखो, रेशमी और सूती 4 साड़ी है, मैंने 4-5 साड़ी, ब्लाउज, कागज के तथा दूसरे डिब्बे डिब्बियों में जाने क्या क्या है। कपड़े सचमुच अच्छे किस्म के थे और घर का ऐसा काम करने के लिए, रोजमर्रा के लाइफ के लिए नहीं पहना जाता। सबसे अधिक जिस चीज पर मैं ध्यान गया वो थी 2-3 पुस्तक। माया की वह प्रति अभी भी थी। प्रति माने कॉपी, माने माया बुक का एक कॉपी। पुस्तकें उसके किसी संबंधी ने दी थी, रिलेटिव ने, महान महिलाओं के जीवन चरित्र पर एक ही पुस्तक, और गांधी जी का आत्मकथा, एक विमेन के लाइफ के बारे में एक ऑटोबायोग्राफी था तुम्हारा गांधी जी। एक नव युवतियों के जानने की लायक बात है, माने हाउस वाइफ, न्यू हाउस उसका और एक किताब थी प्रेमचंद की रंगभूमि। सब पर भेंट के साथ साथ अपने हाथों से भी कोने में लिखा था प्रभा, माने वो अपने राइटिंग में लिखी प्रभा अपना। रंगभूमि के पन्नों में झांकते कागज का एक सिरा दिखाई दिया, एक लेटर आया। खींचकर बाहर निकाला तो देखा किसी का पत्र है। सबसे पहले नीचे भेजने वाले का नाम पढ़ा तो चौंक गया, वहां प्रभा का नाम था, माने प्रभा ने किसी को लेटर। प्रभा का पत्र वहां क्यों रखा है? कागज खोलकर अच्छी तरह देखा, अक्षरों की बनावट सुस्पष्ट, माने बहुत क्लियर राइटिंग, लेकिन पत्र बड़ी जल्दी में लिखा गया था। वर्ष भर में पहली बार मैं अपनी पत्नी के हाथ की लिखाई पढ़ रहा था, और वह भी उस पत्र की जो किसी दूसरे के नाम थी। गर्व भी महसूस हुआ कि मेरी पत्नी की लिखाई सैकड़ों से अच्छी है, माने बहुत सुंदर। कहीं चोरी पकड़ी ना जाए, माने कि ये प्रभा देख ना ले इसको पत्र। और वह पत्र जाने कब तक अक्षर अक्षर मेरे मन में गूंजता रहा। लगता जैसे मैं पढ़कर उसे दोहरा नहीं, बल्कि खुद वही रात अंधेरी लेटी लेटी मुझे पत्र मन को खोलकर बता रही। मैंने वो रीड नहीं कर रहे, लग रहा प्रभा खुद बता। थोड़े दिनों बाद तो मुझसे अब विश्वास ही नहीं रहेगा कि सचमुच मैंने इतना पत्र पढ़ा। फिर तो ऐसे लगने लगा पत्र तो छोटा था, उसे मेरी मन की कल्पनाओं ने टान कर बड़ा किया। माने ये एक लाइन को बहुत एक्सैजरेट करा। हाँ, इतना जरूर याद है कि पत्र कई किस्तों में लिखा गया था, पार्ट्स में, क्योंकि लिखाई कई बार टूट टूट कर थी, माने अलग अलग राइट। बहुत दिन बाद तक पत्र का विस्तारपूर्ण मुझे याद आया, वह शायद यो, यानी ये बता रहे कि लेटर में क्या।
प्रिय रमा, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को लिख रही है, जब तुम्हारा पत्र मिला तब मैं अम्मा के पास ही थी, अम्मा माने अपनी माँ। शायद अम्मा के पास जब वापस पहुंचूंगी तभी इसका जवाब दूंगी। तुम मेरी व्यस्तता के बहाने समझोगी, माने मैं बिजी हूं ये तुम बहाना समझो, लेकिन तुम्हें कैसे समझाओ कि आजकल दम मारने की फुर्सत नहीं है, माने मेरे पास टाइम नहीं। रोज सुबह शाम पर टालती हूँ लेकिन समय नहीं मिलता। कसम कहती हूँ, सुबह से शाम कब होता हूँ, सुबह से शाम का क्या मेरा काम है, मैं तुम्हें गिनाती हूँ। मैं जानती हूँ तुम खूब रूठ रही होगी, खूब बुरा मान रही होगी और सोच रही होगी कि जैसे नाराज होकर स्कूल के पीछे वाले अनार के पेड़ के पास मुंह फुलाकर बैठ जाती थी, मैं मनाने चली आती थी, उसी तरह अब भी मनाने आऊंगी। लेकिन मैं कैसे बताऊँ रमा मेरी, कि मैं नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, माने मैं कितनी बिजी हो गई हूँ कि मैं मिलने भी नहीं आऊंगी। चाहे तब भी नहीं आ सकती थी। काश तुम ही यहाँ आकर स्कूल की सबसे खटकनी और शेरनी लड़की को देख लेती। मैंने मैं कितनी नोटी थी और शेरनी थी, तुम ही मेरे पास आ। तुम ही तो मुझे सर्कस की नौकरी करने को कहती थी कि सर्कस में जाके नौकरी करो। अभी मैं अनुभव करती हूँ कि हमारा चाहना कितना झूठा होता है। हम लोग ना जाने क्या क्या चाहा करते हैं, कोई सीमा नहीं। संसार की हर चीज को चाहने के स्कूल के दिनों में कल्पना करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। वे भावुकता है, भावुकता माने इमोशंस। रमा उस समय हमें कोई क्यों नहीं रोकता था, यह सब झूठ है, मैं क्यों नहीं बोलता। किसी भी लड़की की शादी होती है और मैं जाकर उसके पति को देखती तो सोचा करती कि हिश, मन एकदम वैसा रिएक्शन, मेरा पति ऐसा थोड़ी होगा, मेरे पति तो प्रोफेसर होंगे क्योंकि खुद पढ़ी लिखी, कहीं अफसर होगा, किसी कंपनी का मैनेजर होगा। हम और वह बस दो ही प्राणी होंगे, माने ज्वाइंट फैमिली नहीं चाहिए थी। ये किलबिल सास देवर भाभी भतीजे कुछ नहीं होंगे, खूब लंबी चौड़ी एकदम नई ढंग से कोठी होगी, माने बंगला, जहां कोई भी फर्नीचर अच्छा लगता है उसे अपनी कल्पना की कोठी में हम लोग सजाते। रंग रोगन, पॉलिश, पर्दे चारों तरह, सदाबहार मेहंदी की लाइनें, माने जो लॉन से सब है वो, कई टेनिस बैडमिंटन कोर्ट, तीन चार नौकर, सुबह ये मुझे बड़े प्रेम से उठाएंगे, मेरी देर से सोने की आदत पे बुरा भला कहेंगे, चाय पीते पीते हंसते हंसते अखबार पढ़ते पढ़ते सारा समय निकल जाएगा। इनके दफ्तर जाने के बाद बड़ी मुश्किल से मेरे समय कट पाएगा। और अब देखो कि इसको फर्क ही नहीं पड़ता कौन कहाँ जा रहा है। किसी पड़ोसन के यहाँ चली जाया करूंगी या उसे बुला लूंगी, फिर शाम को हम रोज किसी सिनेमा या दोस्त के यहाँ जाएंगे। ऐसी और भी जाने क्या क्या बात करते थे जिनमें हम डूबते थे। अब तो सब वो सब यादें हैं। लेकिन रमा कल्पना ही सच हो जाए करती तो फिर कहना ही क्या। हमारी हर हंसी पर भाग्य दांत पीसते, माने हम पर गुस्सा करते, एक तरीके से मजाक। हम रोते वक्त खिलखिलाते हैं, कौन खिलखिलाते हैं, किस्मत। और जानते हैं कि कठपुतलियों की तरह उछल कूद हम चाहे जितना भी कर ले, डोरिया तो उन्हीं के हाथ में है, भगवान जो चाहेगा वही हो। दया माया नहीं है उनको। कविता तो, कविता में बोलूं तो कहूंगी कि उन सभी बचपने के सपनों के दिए आज यथार्थ के विशैल धुएं में घूट घूट कर बुझ गए। माने वो जो सपना था वो क्या हो गया, पॉइजनस धुआं में मिट गया। और तड़पड़ाते धुएं से भयंकर सांप इधर उधर मंडरा रहा है, माने कि मुझे आजाद। सांपों से पहले भले ही डरा करती हूँ, अब तो रमा डर भी नहीं लगता, चाहती हूँ कोई मुझे डस ले, माने इसको मरने का मन है। नई नई मुसीबतों की सूरतें देखकर अब तो सिरहन तक नहीं रह होती, माने डर नहीं लगता। लगता है हृदय जमकर पत्थर हो गया, माने एकदम स्टोन हार्टेड हो। और रमा अगर यह नहीं होता तो बताओ कैसे बची रहती। अब तक या तो विष खा लेती या कुएं में कूद जाती, मैंने इतनी डिप्रेस थी। देखो ना, अपनी अपनी बात लिखती जा रही हूँ, यह भी नहीं सोचा कि तुम उब गई, माने बोर हो गई होगी। लेकिन अपना भी मैंने लिखा क्या, मैं जानती हूँ कि अगर अपना जरा लिखूंगी भी तो यह पत्र तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, मैंने इसको पता है पोस्ट नहीं कर पाएगी। इससे ज्यादा नहीं लिख सकती। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इससे ज्यादा पूछना भी मत। तुमसे मिलने की को, तुमसे मिलकर रोने को, तुम्हारी गोद में लेटकर अपने दिल की सारी बात कहने को तबीयत करती है, माने इच्छा करते हैं। कैसे बताओ, देखो अ, अब ईश्वर कब मिलता है, माने ये अवसर देता है। सदैव तुम्हारे ही प्रभा पत्र समाप्त हो गया, और कितनी देर हाथ में लिए खड़ा था, मैंने पत्र खत्म हो गया था, प्रभा का लास्ट में लिखा था योर्स करके, सदैव तुम्हारी प्रभा, बट मैं अपने हाथ में वो लेटर पकड़ा खड़ा। मुझे नहीं मालूम, पता तब लगा जब अचानक हाथ का पकड़ ढीली हो जाने से वह नीचे गिर गया, माने लेटर गिर गया। चौकर उसे यथास्थान रखा, यथास्थान माने जिस स्थान पे था। संदूक बंद किया तो लगा जिसे किसी जिंदा जीव को मारकर गाड़ रहा, माने प्रभा को ही डाल दी। भर आई आंखें पोछा, प्रभा मेरी प्रभा, तुम नहीं जानती यही स्वप्न मेरा था। यही सब तो मैं सोचता था। अगर अपने होने वाली पति के बारे में तुम तरह तरह की कल्पनाएं किया करती थी, तो क्या मैंने रात रात जाकर अपनी नींद खराब करके भविष्य को कैसे बनाऊंगा ये सोचा। मैंने वो सोचा मैं भी तो तुमको ऐसा ही लाइफ देना चाहता था। तुम्हारे सपने घुट घुट कर मर जाइए, मेरा भविष्य भी क्या गिर कर चकनाचूर नहीं हो गया। लेकिन मैं किससे का कोसू, माने मैं लाइफ में किसको बोलूँ इस।
तुम तो रमा को लिख दोगी, भाग्य को कोसोगी और भीतर ही भीतर घुलोगी, चुप रहोगी, लेकिन मैं भी यह सॉरी लेकिन मैं भी यही करूंगा तो कैसे होगा? मैंने एज अ गाइड मैं तो ये नहीं कर सकता, कैसे होगा? मगर फिर भी मुझे जाने क्या लगता रहा कि मेरी आत्मा पर एक हत्या का पाप लदे। किसकी आत्मा? समर प्रभा की इच्छा की। कातर की तरह पंजे गड़ाए कुछ चिपका है, माने जैसे अंदर में दिल में। चौखट के सहारे खड़ा खड़ा बड़ी देर में अपना माथा किवाड़ पर ठोका। धीरे धीरे सामने ऊंचे ऊंचे मकान के पीछे सूरज का बड़ा सा गोला उतरता जा रहा है, माने सूरज छुप रहे। शहर का कोलाहल खूब बढ़ गया और दो चार पतंगे आसमान में थी, माने ईद। कौवे लाइन बनाकर सूरज की ओर जा रहे। उस रात मैंने प्रभा से पूछा, अच्छा प्रभा तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, ईमानदारी से बताना, मुझे बेकानी की कोशिश मत करना, मैं आगे भी पढूं या नौकरी करूं? और मुझे अनजाने व्यक्ति का स्मरण हुआ आया। मैंने अचानक से बोला, अनजान व्यक्ति माने वो जो मिला था इससे। प्रभा ने गहरी सांस ली, मैं जो भी कुछ चाहती हूँ वही सब कैसे हो सकता है? अपनी स्थिति भी तो देखनी होती है, लेकिन मेरे मन से पूछो तो मैं चाहती हूँ तुम खूब पढ़ो, कम से कम एमए तो करो। मैंने अपना एक्सप्रेस कर दिया। फिर मैंने उत्सुकता से अगले विचार जानना चाहे। शायद वह पत्र की भाषा दोहराई, माने जो लेटर में लिखी। फिर क्या, कहीं ऑफिसर हो जाना, कोई अच्छी नौकरी ले लेना, लेकिन तब तक घर का क्या होगा? तुम्हें विश्वास है कि एमए पास करने पर चकचक बंद हो जाएगी, मैं जिंदा बचूंगा? लेकिन अभी भी कौन सी ऐसी नौकरी मिल जाएगी कि घर वालों की दलीदर दूर हो जाए, माने गरीबी? प्रभा बोली, उसका मुंह झल्लाया। और मुझे तो दोष मत देना, जो तुम्हारे जी चाहे वो करो, माने जो पति का मन करे करो भाई, घर को देख रहे हैं तो। दोष देने की बात नहीं है प्रभा, मैं क्या खुद नहीं जानता कि बिना डिग्री अच्छी नौकरी पाना मुश्किल है? एमए तो मुझे किसी ना किसी हालत में करनी है, चाहे नौकरी के साथ करूं या नहीं उसके बिना। हाँ, थोड़ा कष्ट जरूर हम लोगों को सहना होगा। कष्ट का अब दोनों सॉरी कष्ट को अब कौन गलीचों पर पड़े पड़े सुख भोग रहा है? बोलते कष्ट का बात करो, अभी कौन सा हम लोग हैप्पी है? चमक कर उसने कहा, थोड़ा और सही, थोड़ा और दुख देख लेंगे। सच प्रभा, मैं सब कर लूंगा, तुम मुझे हिम्मत बांधती चली जाओ, मैं दुनिया के सब काम करूंगा। जिंदगी में बड़ा अकेला रहा हूं, बड़ा निराशावादी, माने नेगेटिव। कभी किसी ने प्रोत्साहन या प्यार का शब्द नहीं बोला। अगर तुम मेरी शक्ति और प्रेरणा बन सको तो मैं अपने और तुम्हारे सारे सपने पूरा करूंगा। भावुकता माने इमोशंस में आंसू भी आ गए। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा कि तुम्हारे पैरों की बेड़ी बनकर आऊंगी, माने तुम्हारे लिए रुकावट बनूंगी। ये मैंने कभी नहीं सोचा। जब भी तुम पाओ कि मैं तुम्हें पीछे घसीट रही तो निर्मम होकर रास्ते की बाधा की मुझे छोड़कर अपने को अलग कर। मेरी चिक पुकारों का ध्यान मत करना। बाहर से झांकती चांदनी में उसके गले पर आंसू की धारियां आ गई, माने रात हो रहा है और वो रो रही है। मैंने जब जरा व्यवहारिक होकर कहा, तो प्रभा हमारा सबसे पहला निश्चय यही है कि इस घर में हम कोई चीज नहीं लेंगे, कोई भी चीज। कल मैं और भी जोर से नौकरी तलाश करूंगा। मैंने और भी तरीके से धोती मांगी तो अम्मा ने आज क्या क्या नहीं कहा, बाबूजी ने क्या क्या बातें नहीं सुनाई। तू छोड़ो, वे बेचारी भी क्या करे? प्रभा बोली। वाह, करे कैसे नहीं, भाभी के लिए कैसे निकल जाती है। मुझे गुस्सा आ रहा है इसलिए तो ना कि भाभी के पति के बल पर सारा घर चलता है, लेकिन इस बात को भी तो साफ नहीं कहते। सारे बेटों के प्रति समान भाव की बात क्यों करते हैं? माने अगर तुमको कमाओ बेटे की पत्नी को सब देना है तो दो ना, बट ये क्यों बोलते हम लोग सबको सेम रखते हैं? ये बात का गुस्सा है, समझ? क्या जी, हमें जो अब कुछ लेना ही नहीं है, लेने को अब कौन सा मिल जाता, मांगने पर तो मिलता नहीं है। वैसे तो प्रभा भी अच्छा दी, तो मांगे तो कौन सा मिल गया। सच कहूं प्रभा, आज मैं बहुत ही निराश हो गया। अगर तू नहीं होती तो पता नहीं घर का क्या होता। आवेश में मैंने कहा। उसके सारे शरीर में बौहे में बीच लिया, मैंने हक किया। मुग्ध मयूरी सी उसके खिले खुले एक्सक्यूज मी नैनों के आकाश में विभोर कुमारी के बादल घिराए, मैंने अंदर में वो बहुत खुश हो गई। और मेरी थकान और निराशाएं प्यार की शीतल फुहारों में उलसने लगे, और मेरे अंदर का जो भी प्यार था, जो भी गुस्सा था, वो गया। और प्यार में क्या हो गया, अपना पूरा अंदर से प्यार ही प्यार निकलने। तो यहाँ पे इतना बड़ा चैप्टर 3, ऐसे चैप्टर 13 खत्म होता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।